तो लेक्चर 3 एंड 4 में मैं आपको बता रहा था वेव प्रॉपर्टीज इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ओके, तो इसके लिए मैंने 3-4 ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया था। अल्फ़ा जिसको हम लोग एट्यूनेशन कांस्टेंट बोलते थे, बीटा जो क्या आपका फेज कांस्टेंट है, ये क्या इंट्रिंसिक इम्पीडेंसेस, थीटा एन क्या था फेज शिफ्ट, और एन क्या हो गया इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। ये इसका ये पोलर फॉर्म है, ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। और फिर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का जो है ये इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी हमने ये डिराइव किया था लॉसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। अब केसेस 2 मैं लेता हूँ, है ना। केसेस 2, केस 2 प्लेन वेव इन लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। ओके, लॉसलेस का मतलब क्या हो गया, जो कंडक्टिविटी होगी उसकी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई, है ना। तो वो परफेक्ट इंसुलेटर है ना। डाइलेक्ट्रिक आप ले रहे हो मीडियम, है ना, तो उसका जो ये कंडक्टिविटी क्या होगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो कंडक्टिविटी क्या हो गया, ज़ीरो, एंड म्यू क्या होगा, म्यू ज़ीरो म्यू आर, म्यू जी एंड एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन ज़ीरो एप्सिलॉन आर। ओके, तो ये आपका हो गया कंडीशंस फॉर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ओके, नाउ अब हमें ये सारा पैरामीटर निकालना पड़ेगा लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक के लिए। तो पुट इज इक्वल टू ज़ीरो इन इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, तो ये सारा वैल्यू हम क्या करेंगे, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू ज़ीरो हम इस चारों इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, अब बताओ यहाँ पे सिग्मा ज़ीरो है तो ये टर्म क्या हो गया, ज़ीरो। तो 1 प्लस ज़ीरो 1 ही रहा, 1 माइनस 1 ज़ीरो, जीरो को सबसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया, ज़ीरो। मतलब फेज कांस्टेंट क्या हो गया, एट्यूनेशन कांस्टेंट क्या हो गया इसका, ज़ीरो। ओके, मतलब जो वेव इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है उसका मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं होगा, मतलब एम्पलीट्यूड में उसका चेंज नहीं आएगा। नाउ बीटा, बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ज़ीरो है तो ये ज़ीरो हो जाएगा, तो 1 प्लस ज़ीरो 1 1 1 2, तो ये आ जाएगा ओमेगा म्यू एप्सिलॉन बाई 2 इंटू 2। ओके, तो ये कितना आ गया, ओमेगा म्यू। ओके, तो ये आपका ये फेज कांस्टेंट आ गया। तो जो वेलोसिटी होगा, है ना, वेलोसिटी इक्वल टू क्या था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बाय बीटा ओमेगा बाय ओमेगा एप्सिलॉन। ओके, तो कट गया। ओके, ये आ गया वेव का वेलोसिटी, है ना, इन लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में। वेवलेंथ क्या होगा आपसे पूछा जाए, वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाय फेज कांस्टेंट। और सर ये आपका ठीक है फेज कांस्टेंट, जिसको हम वेव नंबर भी बोलते हैं। क्लियर, ये क्या आ जाएगा, 2 पाई, बीटा कितना है, ओमेगा। क्लियर, ये इसका वेवलेंथ आ गया। अब जो है हमें इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या होगा, तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इसमें अगर जीरो पुट करोगे तो ये 1 प्लस ज़ीरो 1, 1 का पावर 1/4 1 ही रहा, तो ये क्या बचेगा इसका, सिर्फ ये, है ना, स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाय एप्सिलॉन। म्यू क्या है आपका, म्यू ज़ीरो म्यू आर, एंड एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन ज़ीरो एप्सिलॉन आर। टेन थीटा क्या होगा, टेन टू थीटा, टेन टू थीटा एन। थीटा एन क्या आपका फेज शिफ्ट, फेज शिफ्ट मतलब क्या हो गया, एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर है ना, कौन किसके रिस्पेक्ट में लीड या लैग कर रहा है ना, कितना से लैग कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, फेज शिफ्ट। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका सिग्मा ज़ीरो है तो ये क्या आ गया, ज़ीरो,
मतलब tan 2 थीटा n इज इक्वल टू tan 0, मतलब थीटा n कितना हो गया आपका 0। तो इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का ये मैग्नीट्यूड आ गया और ये एंगल आ गया, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए इसको फॉर्म में लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को, तो क्या लिखेंगे आप, n एंगल थीटा n कितना है, एंगल 0 डिग्री। ओके, ये आपका इंट्रिंसिक इम्पीडेंस है ना, क्या निकला, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस। क्लियर। अब हमें क्या करना है, जब ये सब निकल गया तब इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, है ना। तो अब इसमें अगर अल्फा क्या पुट करेंगे, 0, पुट अल्फा इज इक्वल टू 0, या पुट वैल्यू ऑफ अल्फा एन इन इक्वेशन 6 एंड 7। तो जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगा जेड टी इज इक्वल टू E0, ई का पावर, अल्फा का वैल्यू कितना है 0 आया है ना, तो किसी भी चीज़ का पावर यहाँ पर -0 इंटू जेड कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स। क्लियर। बीटा का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे, मैंने लिखा नहीं वहाँ पे, बस जान लो बीटा का वैल्यू जो है आपका ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू एप्सिलॉन। तो ये क्या है, इसका पावर, किसी भी चीज़ का पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये क्या हो गया, ये E0 कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ई जेड टी। ओके, इस z जो डिपेंड, z क्या डिनोट कर रहा है, वेव प्रोपोगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का डायरेक्शन, वेव का डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। ax क्या, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन, है ना। सिमिलरली 7 का आप यूज करेंगे, सिमिलरली एच जेड टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, E0 बाय एन कितना है म्यू बाय एप्सिलॉन, इसका भी पावर 0 1 हो जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए वाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हो H0 कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए वाई। ओके, जहां पे H0 क्या हो जाएगा E0 बाय, ओके, या इसको आप ऐसे लिख सकते हो E0 बाय इंट्रिंसिक इम्पीडेंस का मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या किया, सेम पैरामीटर निकाला लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए। ओके, आप इसका ग्राफ भी, वेव फॉर्म भी ड्रॉ कर सकते हो, है ना। तो पहले हम इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब नेक्स्ट है फ्री स्पेस के लिए केस 3। ओके, प्लेन वेव इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस भी क्या है, वो इंसुलेटर की तरह है, इसमें भी कंडक्टिविटी क्या होगी 0 होगी, तो कंडक्टिविटी क्या होगा इसमें 0, बस चेंज होगा कि एप्सिलॉन क्या होगा, वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा, और म्यू क्या हो जाएगा म्यू नॉट के बराबर, क्योंकि रिलेटिव परमिएबिलिटी मतलब म्यू आर इज इक्वल टू 1 एंड एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 1 होता है इन फ्री स्पेस में। तो जो इक्वेशंस, जो पैरामीटर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक का है वही पैरामीटर फ्री स्पेस का होगा, बस फर्क होगा ये कि यहाँ पे म्यू की जगह म्यू 0 लिख देंगे और एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, इसके लिए सेम चीज़ लिख दो, अल्फा इज इक्वल टू 0 ही रहा, बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट, यू क्या हो जाएगा 1 बाय म्यू 0 एप्सिलॉन नॉट। वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। म्यू 0 का वैल्यू क्या होता है 4 पाई इंटू 10 का पावर -7, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 10 का पावर -9/36 पाई, है ना। क्लियर। सिमिलरली लैम्डा क्या हो जाएगा, ओके 2 पाई वेव लेंथ जो है
ओमेगा म्यू ज़ीरो एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? इंट्रिंसिक इम्पीडेंस क्या हो जाएगा? इसको हम एन जीरो से लिख देंगे ना, जीरो डिनोट क्या करेगा? फ्री स्पेस। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो जाएगा? इंट्रिंसिक इम्पीडेंस इन फ्री स्पेस। क्लियर? तो अब ये मैंने निकाल लिया। अब इसका थीटा एन कितना होगा? थीटा एन कितना हो जाएगा? वो भी क्या हो गया? 0 डिग्री ही रहेगा। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इंट्रिंसिक इम्पीडेंस कॉम्प्लेक्स नंबर में एन जीरो थीटा एन, तो क्या होगा ये? म्यू जीरो बाई एप्सिलॉन जीरो एंगल 0 डिग्री एन। ओके, ये इंट्रिंसिक इम्पीडेंस हो गया फॉर लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक के लिए। ई और जेड क्या हो जाएगा? ई जेड टी, सेम चीज यही रहेगा, बस सेम यही रहेगा ना। तो क्या लिखोगे आप? ई जीरो कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स। ओके, एच जेड टी क्या हो जाएगा? एच जीरो कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए वाई, जहाँ पे एच जीरो क्या होगा? ई जीरो बाय एन जीरो, है ना। यहाँ पे एन जीरो कितना दिया? एप्सिलॉन स्क्वायर रूट ऑफ म्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो निकला सेकंड केस फ्री स्पेस के। आप क्या चीज देख रहे हो कि दोनों का जो सेम है ना, ये जो एंगल देख रहे हो सेम है। मतलब क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या है? इन फेज है। क्लियर ना? लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या है? अलग अलग है। फेज कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें कोई भी फेज शिफ्ट नहीं है, दोनों इंस्टेंटेनियसली क्या होगा? एक साथ चलेगा। मतलब जैसे मान लो कि दो ट्रेन है, एक ट्रेन आपका ई है, एक ट्रेन आपका एच है। एक डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन में मूव करेगा, एक वाई डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली क्या होगा? जिस समय वो मतलब ये जर्नी स्टार्ट करेगा, उसी समय वो अपना जर्नी स्टार्ट करेगा, एच। क्लियर ना? मतलब कोई फेज शिफ्ट दोनों के बीच में नहीं है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा आपका? अलोंग जेड डायरेक्शन। क्लियर ना? मतलब क्या हो गया कि अब ए एक्स क्रॉस ए वाई इज इक्वल टू क्या होता है? ए जेड। जानते हो आप ए एक्स किसका डायरेक्शन है? इलेक्ट्रिकल फील्ड का। तो इसको आप लिख सकते हो यूनिट वेक्टर ए ई इंटू वाई किसका डायरेक्शन है? मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये जो ए के को मैंने बता दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन है। तो आप क्या देख रहे हो कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो प्रोपोगेशन है वो दोनों पे क्या है? एक परपेंडिकुलर है। दोनों कौन? इलेक्ट्रिकल फील्ड पे और मैग्नेटिक फील्ड पे। तो इस तरह के वेव को बोलते हैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो इसके बारे में अब समझ में आ गया होगा आपको। केसेस 2 है और इसके बारे में मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा इंक भर लें, है ना। तो इसको आप जो है ओके, तो ऐसा करते हैं, इसको अभी रहने दें, यानी तो इसको मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ, है ना। ओके, तो चलो अब मैं आपको ड्रॉ करने जा रहा हूँ ई और एच को फॉर प्लेन वेव इन फ्री स्पेस। ओके, चलो इसको मैं मिटाऊं। चलिए पहले मैथमेटिक्स देखते हैं। तो जो चीज़ चाहिए हमें चाहिए ई और एच का इक्वेशंस ना, इस सबको मैं हटा दूं।
ओके, तो अब मैं जो ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ड्रॉ ई जेड टी एंड एच जेड टी फॉर प्लेन वेव इन लॉसलेस इन फ्री स्पेस, है ना, इन फ्री स्पेस। ओके, ये आपका जो फॉर्मूला है इसको आप, ये हमेशा के लिए रहेगा, ये एक सिंपल लॉसी डायरेक्ट्रिक के लिए इसी का हम यूज करेंगे बार बार। तो ये कितना आया है आपका, ई जो है जेड टी, इसको मैं लिख दूं ई जीरो कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड ए एक्स, और एच जेड टी इज इक्वल टू एच जीरो कॉस ओमेगा टी माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए वाई। ओके, तो इसको मैं मिटाऊं, इसको कैसे ड्रॉ करेंगे ना। ओके, तो आप जो है ये समझ लो, ये आपका z है, ये आपका x है, और ये आपका y है ना। ओके, इसका हाफ लो इधर z। ओके, इसका मिडिल पॉइंट है ना। क्लियर? तो ये जो आपका है ना, ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या है, कॉस ओमेगा टी है ना। तो एट टी इज इक्वल टू जीरो पे, एट टी इज इक्वल टू जीरो पे क्या हो जाएगा, ई जेड जीरो, ई जीरो कॉस माइनस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स। क्लियर? कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है, जिसको आप और लिख सकते हैं क्या हो, ई जीरो कॉस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स। तो एक्स इज इक्वल जेड, जब जेड जीरो होगा तो क्या होगा, इसका मैक्सिमम पॉइंट ई जीरो पे होगा, ये ई जीरो, और ये क्या हो जाएगा माइनस ई जीरो। तो ये इस तरह ग्राफ आएगा, डायरेक्शन क्या ए एक्स है, तो इसको मैंने इस तरह दिखा दिया, इसका एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है ये, है ना। क्लियर? ओके, सिमिलरली जो है तो यहाँ पे ओके, ये आपका इलेक्ट्रिकल फील्ड का डायरेक्शन हो गया, मतलब ये E इज इक्वल टू ई जेड जीरो इज इक्वल टू ई जीरो कॉस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए एक्स। ओके, और ये अब हमें ये ड्रॉ करना है, किसको, एच को ड्रॉ करना है, जो कि वाई डायरेक्शन में है। तो ठीक इसके जो है पैरेलल में, इधर इस डायरेक्शन में ये ले लिया, ये मैक्सिमम के लिए। ओके, तो ये जो आएगा ग्राफ, है ना,
ये जो देख रहे हो ये किसका ग्राफ आ जाएगा, h इज इक्वल टू एच जेड जीरो इज इक्वल टू एच जीरो कॉस ओमेगा टी कॉस बीटा जेड यूनिट वेक्टर ए वाई। क्लियर। तो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह है ना, ये ए जेड डायरेक्शन में। क्लियर। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि जो ए एक्स इंटू ए वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ए जेड, है ना। यहाँ पे जो ए एक्स एक्स किसका डायरेक्शन हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड का, इसे लिख दिया। ए वाई क्या है, आपका मैग्नेटिक फील्ड का। और ये ए के, इसको मैंने के से लिखा, ये बता रहा है वेव का प्रोपोगेशन। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड है अलोंग एक्स एक्सिस, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस, तो वेव का जो प्रोपोगेशन होगा वो क्या हो गया, जेड एक्सिस। मतलब जो वेव प्रोपोगेशन है नॉर्मल है किस पे, इलेक्ट्रिकल फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह का वेव को क्या बोलेंगे हम, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। मतलब वैसा वेव, अच्छा इस जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड का कोई भी कंपोनेंट नहीं है और न ही मैग्नेटिक फील्ड का, तो इस वेव को क्या बोलेंगे, टीईएम। टीईएम का मतलब होता है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो डिफाइन कैसे करेंगे, ए वेव हैविंग नो component of electrical field E and H along the wave propagation direction क्लियर। जो कि क्या बताएगा, z इक्वल टू जो है कांस्टेंट, है ना। तो ये आपका था ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डिफिनेशंस। तो ये जो है आपका एक यूनिफॉर्म प्लेन वेव है, क्योंकि देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ E and H known as uniform wave, because E और H is constant, है ना, is same throughout the medium, ओके। कौन सा मीडियम, लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, ओके। इसके बारे में और कुछ डिस्कस करेंगे, है ना। एक चीज ये हो गया, और दूसरा ग्राफ आपसे ड्रॉ किया जाए फ्री स्पेस के लिए, एक ग्राफ और होगा। ये मान लो आपका y है और ये x है ना। तो जब z जीरो हो जाएगा तब क्या होगा, z जीरो पे E0t इज इक्वल टू क्या होगा, E0 cos ओमेगा टी ax और H0t इज इक्वल टू H0 cos ओमेगा टी यूनिट वेक्टर ए वाई। तो अब बताओ, जैसे आप ड्रॉ करते हो, जैसे y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी, फेजर फॉर्म में जो ड्रॉ करते हो, कैसे ड्रॉ करते हो, ये ड्रॉ करते हो इस तरह, एक एरो से ड्रॉ करते हो। सिमिलरली क्या होगा, ये एक ऊपर की ओर होगा, एक नीचे की ओर होगा। तो ये जो डायरेक्शन होगा, ये ऊपर वाला डायरेक्शन, ये जो डायरेक्शन बताएगा किसका बताएगा, E0 cos ओमेगा टी का, और ये जो डायरेक्शन है ना, ये बताएगा आपका H0 cos ओमेगा टी का। और इसका जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या बताएगा, वेव का डायरेक्शन, वेव प्रोपोगेशन का डायरेक्शन। तो दो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे एट z इज इक्वल टू 0। क्लियर है ना। तो ये जो डिस्कस किया मैंने आपका E और H का, तो आपने क्या सीखा कि
ये जो फेज शिफ्ट क्या है इसमें, फ्री स्पेस में क्या है, वो ज़ीरो है ना। मतलब दोनों क्या आपका फेज में, लेकिन अलग अलग डायरेक्शंस में है, एक एक्स डायरेक्शंस में और एक वाई डायरेक्शंस में है। क्लियर, कोई भी फेज शिफ्ट उसमें नहीं है। तो अभी मैंने आपको बताया वेव प्रॉपर्टीज इन लॉसी डाइलेक्ट्रिक, जो सबके लिए जो पहला था। दूसरा बताया प्लेन वेव प्रॉपर्टीज इन लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक। थर्ड मैंने बताया वेव प्रॉपर्टीज इन फ्री स्पेस, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में और मैं कुछ बताता हूँ, ठीक है। थैंक यू।